गुड मॉर्निंग। आज 12th क्लास के लिए जीव विज्ञान में कुछ प्रमुख प्रश्न हैं जिसे हम लोग समझेंगे। इस लॉकडाउन की स्थिति में किसी प्रकार से कुछ होता रहे, काम बढ़ता रहे, आगे हम लोग चलते रहें। और हमारा जिला भी कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, मालूम है, सब लोगों को मालूम हो गया होगा। ये सब जानकारी मिलने में तो देर है ही नहीं, फिर भी आप लोग थोड़ा मार्केटिंग और कम करेंगे, घूमना फिरना थोड़ा हल्का रखेंगे। अब मैं विषय वस्तु पर आ जाता हूँ। आज का पहला प्रश्न है क्राई प्रोटीन। इसको भी ध्यान से समझना है। वैसे जीन जो बायोटॉक्सिन, जैव आविष बोलते हैं इसको, बायोटॉक्सिन की कोडिंग करते हैं, क्राई प्रोटीन कहलाते हैं। बस हल्की सी परिभाषा है। वैसे जीन जो टॉक्सिन की कोडिंग करते हैं, क्राई प्रोटीन कहलाते हैं। क्राई प्रोटीन क्रिस्टल प्रोटीन का एक वर्ग है। बैसिलस थोरेंजेनेसिस नामक बैक्टीरिया के कुछ स्पीसीज इस क्राई प्रोटीन का निर्माण करती हैं। इस प्रोटीन को जब प्लांट में डाल देते हैं तो प्लांट पेस्ट रेसिस्टेंट हो जाता है। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं बीटी कॉटन, उसी से मिलता जुलता बहुत है ये। कॉटन के मुकुल की सुरक्षा के लिए, उसमें जो नई नई कलिकाएं निकलती है उसकी सुरक्षा के लिए प्रोटीन जीन क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एवी जो द्वारा कूटबद्ध होते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। यह बायोटॉक्सिन यानी जैव आविष पेस्ट कंट्रोल में सहायक होता है, मतलब पीड़कनाशी का नियंत्रण करता है। पर इस जैव विष का, इस टॉक्सिन का मानव पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। आजकल इसका काफी प्रयोग हो रहा है। कॉटन के साथ साथ इसका प्रयोग गन्ना में, मक्का में भी किया जा रहा है सुरक्षा के लिए। कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। सर क्राई 1AC एंड क्राई सेकेंड एवी उसका नाम है, प्रोटीन जीन का नाम है क्राई 1AC और क्राई सेकेंड एवी। इसी के द्वारा सूचित किया जाता है, इसको कोडिंग किया गया है। जिस तरह से कोडिंग किया गया उसका नाम रखा गया है प्रोटीन जीन का। जो क्राई है, क्राई प्रोटीन, उसको क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एवी के द्वारा इसको कोडिंग किया गया है। और इसी का उपयोग होता है पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। प्लांट में डाल देते हैं, प्लांट को जब कीट या पीड़क खाते हैं तो उसके आंत में छेद हो जाता है और वो मर जाते हैं। और कुछ? तो अगला प्रश्न है टोटिपोटेंसी। इस परिभाषा को मेरे शब्दों में पहले आप समझ लीजिए। कोशिका की वह शक्ति जिससे विकसित होकर वह टिश्यू में और टिश्यू से प्लांट में बदल जाता है या पूरा जीव में बदल जाता है ना। कोशिका की वह क्षमता जिसके कारण कोशिका विकसित होकर नए जीव में परिणत हो जाती है, इसी क्षमता को टोटिपोटेंसी कहते हैं। पूर्ण साक्यता हिंदी इसकी है, या टोटिपोटेंसी कहते हैं। पात्र संवर्धित कोशिकाएं आपने पढ़ा है, तो मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। आप टिश्यू कल्चर पढ़े हैं, उसमें टिश्यू से हम लोगों ने प्लांटलेट तैयार किया था। इसमें है कि पात्र के अंदर कोशिकाओं से नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो कोशिका की वह क्षमता जिसके कारण संपूर्ण प्लांट बन जाता है, एक सेल बन जाता है, संपूर्ण प्लांट पूरा पौधा में बदल जाता है, उसी क्षमता को टोटिपोटेंसी या पूर्ण साक्यता कहते हैं। 1902 ईस्वी में गार्टिलेब हेवरलैंड ने विलगित पादप एकल कोशिकाओं के संवर्धन से पादप
के उत्तक संवर्धन का शुरुआत किया था। यानी टिश्यू कल्चर का शुरुआत कर्टिलैब हेवरलैंड ने किया। इन्होंने क्या किया कि प्लांट के सेल से टिश्यू बनाया, पहले सेल से टिश्यू बनाया और फिर टिश्यू से प्लांट का निर्माण किया। कर्टिलैब हेवरलैंड ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है, सुभारा मेधी के द्वारा टिश्यू कल्चर का हुआ था। और ये क्षमता देख के कि कोशिका बदल सकती है प्लांट में, तो कोशिका को पहले बदला गया, उसकी क्षमता के कारण उसको बदला गया टिश्यू में, टिश्यू से बदल गया वो प्लांट में। इसी क्षमता को टोटिपोटेंसी कहते हैं। अब किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? ओके, तो अगला प्रश्न की ओर चल रहे हैं हम लोग। वृद्धि वक्र, जब हम ग्रोथ का अध्ययन करते हैं, जीवों में होने वाली वृद्धि का अध्ययन करते हैं, चाहे वो प्लांट में हो या एनिमल में हो, आप गौर से छोटे पौधे का भी अध्ययन कर सकते हैं जो बोते हैं। देखिए कि पहला दिन कितना, दूसरा दिन कितना, दिन के अनुसार ही या हर 8 दिन पर आप चेक कर सकते हैं उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि को। तो जब हम जीवों के वृद्धि का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि वृद्धि शुरू में प्रारंभिक अवस्था में धीरे धीरे होती है। इस अवस्था को लैग फेज कहते हैं, LAG लैग फेज कहते हैं। शुरू में जब वृद्धि धीरे धीरे हो रही है वो अवस्था, वो फेज, पुनः बाद में वृद्धि अचानक काफी तेज से होने लगती है। इस अवस्था को लॉन्ग फेज कहते हैं। तेजी से बढ़ता है, प्लांट हो या एनिमल हो, उसका आकार, शारीरिक संरचना में काफी तेजी से वृद्धि होती है और इस अवस्था को लॉन्ग फेज कहते हैं। सजीवों में इस फेज के बाद, मतलब लॉन्ग फेज के बाद, वृद्धि का जो दर है, बहुत तेज दर हो गया था, वो धीरे धीरे घटने लगता है। इस अवस्था को कहते हैं घटती वृद्धि दर अवस्था, घटती वृद्धि दर अवस्था। और अंत में वृद्धि धीरे 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 एकदम रुक जाती है, स्थिर हो जाती है, तो इसे कहते हैं स्थिर स्थित अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं। और इसको जब वृद्धि की दर को जब हम ग्राफ पर अंकित करते हैं, यानी समय और वृद्धि का दर को हम ग्राफ पर अंकित करते हैं, तो अंग्रेजी के अल्फाबेट S के समान एक रचना प्राप्त होती है जिसे वृद्धि वक्र या सिग्माइड कर्व कहते हैं। अंग्रेजी इसका है सिग्माइड कर्व कहते हैं। ये चारों अवस्थाओं में किस प्रकार से वृद्धि हो रहा है उसको ग्राफ पर डाले तो यस जैसी रचना मिली, दैट कॉल्ड सिग्माइड वक्र या सिग्माइड कर्व। सवाल पूछना तो पूछ सकता है। सवाल पूछने वाले खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, ये देख लीजिए फिगर में, लैग फेज में इधर ग्रोथ का रेट है, इधर टाइम दिया गया है। लैग फेज, लॉन्ग फेज ऊपर जा रहा है। स्टेशनरी बोले थे, घटती दर अवस्था वो कोना से निकला और उसके बाद पूरी तरह से रुक जाती, जो 1.5 दिखला दिया, रुक जाती। लास्ट में एसिड रेन। अभी पर्यावरण में वायु प्रदूषण की समस्या काफी जटिल हो चुकी है। विभिन्न कल कारखानों से जो धुएं निकलते हैं या कचरा जलाने से, प्लास्टिक जलाने से, इत्यादि इत्यादि, वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि गैसों की मात्रा में काफी वृद्धि हो गई है। काफी, ये 3 प्रमुख गैसें बताया, CO2, SO2 और NO2। ये वायुमंडल में ऊपर में है, प्रदूषण के कारण ऊपर जा रही हैं। और जैसे ही वर्षा होती है तो ये गैस वर्षा जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है वर्षा के जल और इन गैस के साथ।
और जिसके कारण एसिड का निर्माण होता है पर्यावरण में, वायुमंडल में। और वर्षा के साथ जब यह एसिड वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो इसे एसिड रेन या अम्ल वृष्टि कहते हैं। नीचे आप देख लीजिए, CO2 जल से भी क्रिया किया, कार्बोनिक अम्ल, SO2 H2O, सल्फ्यूरस अम्ल और NO2 प्लस H2O नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों बन गया। और ये जो बना वो पानी वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर आ रहा है, इससे काफी हानि होती है, जीवों के शरीर पर तो हानि होती है। और इसके प्रमुख हानि जो है पहले देख लीजिए, उसके बाद हानि दिखलाएंगे आप। देख लीजिए किस प्रकार पृथ्वी पर से जा रहा है NO2, SO2, HNO3 और H2SO4, ये सब बन के गिर रहा है। देखिए इसके जो कुप्रभाव हैं, ऐतिहासिक इमारत यानी जो संगमरमर के बने हुए बड़े बड़े स्मारक हैं, ताजमहल, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इस पर जब ये जल गिरेगा तो अम्ल संगमरमर से भी क्रिया करेगा और करेगा तो नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर गिरता है तो कभी कभी ताजमहल के रौनक में ऊपर में हल्का हल्का छिद्र हो जाता है, स्टोन कैंसर उसको कहते हैं। वो केमिकल रिएक्शन के कारण बर्बाद हो जाता है, उसकी चमक समाप्त हो जाएगी। तो ऐतिहासिक स्मारकों का क्षरण होता है। दूसरा, अम्ल वृष्टि से मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। आपकी मृदा में, मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं जो आपके लिए मित्र का काम करते हैं, अगर अम्ल आकर के उस मिट्टी में मिल रहा है तो मर जाते हैं, जिसके कारण मृदा की उर्वरा शक्ति घट जाती है। इतना ही नहीं, फसलों पर, पादपों पर और जंतुओं पर भी एसिड रेन का सीधा प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ जी, इसमें कुछ पूछने हैं आप लोगों को? तो आप लोगों को कोई सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं खुद को अनम्यूट करके।